दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 10 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारात के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे खान यूनिस में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, सेफ जोन में सोते हुए बच्चों और लोगों पर बरसाए सबसे हैवी बम, 40 शहीद 60 जख्मी। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की हो रही फजीहत, IDF की गोली से मारी गई अपनी मुस्लिम नागरिक के मामले की जांच से यूएस ने किया इनकार। हिजबुल्लाह ने IDF के अड्डों और सेटलमेंट्स पर किए हमले, नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ गुस्से में नॉर्थ के सेटलर्स। अमेरिका की ईरान को सीधी धमकी, अगर रूस को दी हैं मिसाइलें तो खतरनाक नतीजे भुगतने के लिए हो जाओ तैयार। ईरानी नेवी का ऐलान, फारस की खाड़ी में हर तरह के दुश्मन के भुस भर देंगे हम। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले रूसी फॉरेन मिनिस्टर, मिडिल ईस्ट को लेकर अहम डिस्कशन होने की खबर। और रूस ने बताया कुर्स्क में यूक्रेन को दिया है बहुत बड़ा नुकसान, 11,000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों की गई जान। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से, और सबसे दुख भरी हेडलाइन यह है कि खान यूनिस में अल मवासी कैंप है, वहां पर इजरायली एयरफोर्स ने सबसे हैवी हमला किया है। IDF ने बहुत बड़ा हमला किया है और इतने हैवी बॉम्ब दागे हैं सब कि 9 मीटर के गड्ढे हो गए, 9 मीटर के। और ये एक सेफ जोन था अल मवासी कैंप, इसे IDF ने ही सेफ जोन बताया था। यहां पर साहिल समंदर न जाने कितने तंबू कनात, ये सब खेमे लगे हुए थे। लोग आज 10 सितंबर की सुबह जब वहां पर सो रहे थे, बच्चे माओ से लिपटे हुए सो रहे थे, बुजुर्ग वहां पर अपनी दवाओं की गफलत में सो रहे थे, तब वहां पर इजरायली फोर्स ने बॉम्ब गिराए और 40 लोग शहीद हो गए, 60 लोग जख्मी हो गए। इजराइल का कहना है कि हमें यहां पता चला था कि हमास के ऑपरेटिव हैं। यहां हमास के ऑपरेटिव तो तुम्हें पूरी गजा में नजर आते हैं। क्या सोते हुए किसी बस्ती, किसी इलाके में बॉम्ब गिरा दिए जाएंगे? हमेशा कहा जाता है जंग में आम लोगों के कत्ल से बचना चाहिए, लेकिन इजरायली फौज नहीं बच रही। अल जजीरा की खबर बताती है 40 लोग मारे गए हैं। मैं इस हेडलाइन पे थोड़ी देर टिकूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा, बाकी और खबरें हेडलाइन से भी ज्यादा आगे हैं। 40 मारे गए अल मवासी टेंट कैंप में, ऑफिशियल्स ने कहा है। और इसके अलावा इसमें जो आप देखेंगे, आज ट्यूसडे की सुबह मॉर्निंग ये हमला हुआ, इसे सेफ जोन बताया था। अल जजीरा की खबर कहती है इसे सेफ जोन बताया था। लोग सो रहे थे। बॉम्ब इतने भारी हैं कि गड्ढे जो मिले हैं वो 9 मीटर, करीबन 30 फीट के मिले हैं। अगर आप देख रहे होंगे इस खबर में लिखा है कितने हैवी बॉम्ब होंगे जिन्होंने 30 फीट के गड्ढे कर दिए। इंसानी जिस्मों का आप बस सोचिए कि क्या हुआ होगा। अभी तक घंटों बाद उनके जिस्म और जिस्म के हिस्से ढूंढे जा रहे हैं। यह सब हो रहा है। और ईरान की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में शुमार में है, न्यूज एजेंसी ने यह बताया है कि इस हमले में मरने वालों की तादाद 100 पहुंच गई है, 100 किल्ड अल मवासी कैंप में। और कोई नहीं बोलेगा। 6 होस्टेज मिलते हैं तो सब रोते हैं, लेकिन यहां सब खामोश रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये खून तुम्हारा खून है और तुम्हारे दीन क्या है उस हिसाब से यहां रोना और पीटना मचता है। ये RR जो मचाते हैं ना, ये देखते हैं कि पहले मरने वाले की सिटीजनशिप, उसका दीन क्या है। कोई नहीं बोलेगा। अफसोस कि गल्फ के हुक्मरान भी नहीं बोलेंगे। एक बेशर्म खामोशी उन्होंने ओढ़ रखी है, जिसका हिसाब अनकरीब उनसे लिया जाएगा, कुदरत लेगी। प्रोफेशनलिज्म में इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैं हो जाता हूं, क्योंकि दिन रात इतनी खबरें पढ़ता हूं कि एक बंदे की बॉडी मिलने पर रोना मच जाता है चारों तरफ। लेकिन ये 40-100 लोग एक साथ, आप तसव्वुर कीजिए लाशों का एक साथ, कोई नहीं बोलता। 41,000 के करीब या पार पहुंच चुकी है तादाद, 41,000 शहीदों की 7 अक्टूबर से। सर प्रोफेशनलिज्म में अब अगली खबरें पढ़ता हूं। US उस मामले में जांच नहीं करेगा जिसमें उसकी एक तुर्किश अमेरिकन नागरिक मारी गई, लड़की वो मारी गई थी, आएगी नाम है उसका। वेस्ट बैंक में उसका कत्ल हुआ, सिर में गोली मारी गई सीधे, ताकि वो मर जाए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रही थी और वो वहां जाकर एज अ वॉलंटियर प्रोटेस्ट कर रही थी वेस्ट बैंक में। उसे गोली मारी, IDF ने गोली मारी, सीधे मारी। बुलेट से पता चल सकता है बुलेट किसकी है। लेकिन अमेरिका, अल जजीरा की खबर है, अमेरिका उस मामले में
जांच नहीं करेगा या नहीं कर रहा है, ये ऑफिशियल्स ने बताया है। आयसिनूर आएगी उस लड़की का नाम था जिसे अभी 3 रोज पहले गोली मारकर खत्म कर दिया गया है। ये उस बच्ची का, उस लड़की का फोटो है। और ऑफिशियल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव सेड, वॉशिंगटन में यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल हैं, मंत्रालयों से जुड़े हुए लोग हैं, हुकूमत से जुड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ साफ हो, लेकिन इजराइल की गोली से ये नहीं मारी गई है। आप जांच फिर किसकी करोगे? आपने तो फैसला कर लिया। यहाँ पर लिखा है कि और हाँ, जो होस्टेज 6 मिले थे अभी हफ्ते भर पहले गजा की टनल में मरे हुए इजरायली होस्टेज, उसमें एक अमेरिकन इजरायली सिटीजन था। उसके बारे में व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने सीधा बोला है कि उस मामले से इसका बिल्कुल मिलान ना करना, वो मामला अलग था। वो हमास की टनल में मिले थे, ये आईडीएफ की गोली से मारी गई है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि आईडीएफ की गोली से तो मारने की बात ही तस्लीम नहीं कर रहे, कह रहे उस मामले से वार्निंग दी, उस मामले से इसको जो है बिल्कुल ना जोड़ा जाए। और ये कहा कि यहाँ पर, और एक जो वेदांत पटेल हैं सरकार की तरफ से बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई सबूत नहीं कि आईडीएफ ने इसे मारा है, या आईडीएफ ने नहीं आईडीएफ ने नहीं मारा। आप करोगे कैसे जांच जब आप पहले ये सोच लोगे कि आईडीएफ ने ये नहीं किया है? इसका मतलब ये है कि आप इस मामले में जांच ही नहीं करना चाहते कि क्या हुआ है, क्योंकि उसमें आईडीएफ फंस जाएगी, इजराइल फंस जाएगा। जबकि अल मायदीन की खबर क्या कहती है? हेडलाइन कहती है कि इजरायली सोल्जर हु टुक किल शॉट एट आईगी शाउटेड इन जॉय विटनेस। चश्मदीद गवाहों ने बताया है कि उस तुर्किश अमेरिकन लड़की की जान लेने वाले आईडीएफ फौजी ने गोली मारने के बाद जश्न मनाया था, हुर्रे, लग गया निशाना, सीधा गिरा दिया। ये इन लोगों की सोच है। और इसके बारे में अमेरिका जांच, अपनी नागरिक की मौत की जांच नहीं करेगा, क्योंकि मारी किसके हाथ से गई है, मारा किसने है, दीन क्या है बनने वाले का, ये लोग कह रहे हैं। खैर, पर्सनल नहीं होते, हो ही जाते हैं। अल मायदीन जो है उनकी एक हेडलाइन है, हिजबुल्लाह स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स हिट इजरायली एगोस गोलानी फोर्सेस नॉर्थ अक्का। हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ घंटों में बहुत ज़बरदस्त और बड़े हमले किए और इजराइल के जो एगोज इलाके में वो गोलानी फोर्सेस जो थी अक्का में, इन सब को हिट किया है। बहुत सी मिलिट्री बेसिस को हिट किया है, और जगह भी, कुछ और अखबारों में कुछ और जगह की भी हेडलाइन थी। और एक रेजिडेंशियल इलाका जिसके बारे में हमने आपको कल रात बताया था, नहारिया में, वहाँ भी हिट किया है। अब नहारिया में जो है वो बड़ा दहशत का माहौल है। नहारिया के बारे में और उस सेटलमेंट के ख़ास तौर बारे में मैंने पढ़ा, जिसके बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पर जाकर हिजबुल्लाह का ड्रोन हिट किया था। पता चला यहाँ कुछ साल पहले खेत थे, बागात थे फ़लस्तीनियों के, फिर यहाँ पर उनकी ज़मीनें कब्जाई गईं, और फिर यहाँ अभी जल्दी सेटलमेंट्स बनाए गए थे। बड़े खूबसूरत नज़ारे उनसे दिखते हैं यहूदियों को, सेटलर्स को, फ़लस्तीनियों की ज़मीन के। और ये लेबनान के बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब ये सुहाने नज़ारे उनके लिए खौफजदा मंजर बन चुके हैं। कभी भी हिजबुल्लाह के हमले यहाँ पर हो जाते हैं। इस बारे में द टाइम्स ऑफ इज़राइल की अगली हेडलाइन बताती है कि हिजबुल्लाह की स्ट्राइक जो नहारिया में हुई, उन सेटलमेंट्स पे, उन रेजिडेंशियल एरियाज़ में, उसके बाद वहाँ पर रहने वाले आवाम बोली कि गवर्नमेंट ने हमें छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया पीछे। चलिए सर, बढ़ते हैं आगे, कुछ खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी है, सीधे धमकी दी है कि अगर आपने रशिया को मिसाइल सप्लाई की या पहले कर चुके बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो फिर आप समझ लीजिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो ईरान वालों। ये कहा है अमेरिका ने। बहुत तगड़ी धमकी है, और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी हेडलाइंस पढ़ के ख़त्म कर देना चाहिए। अंदर क्या कुछ कहा गया होगा आप समझ गए होंगे। ईरान की नेवी के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान नॉट अफ्रेड ऑफ कन्फ्रंटिंग एनी पावर इन पर्शियन गल्फ। गल्फ की खाड़ी, जो पर्शियन खाड़ी है, फारस की खाड़ी, उसमें हम किसी भी ताकत से टकराने से या लड़ जाने से नहीं डरते हैं। ये ईरान की नेवी के कमांडर का कहना है। फारस की खाड़ी जो है आपको पता ही होगा, वहाँ पर ईरान की नेवी का बड़ा दबदबा है। वो ईरान से लगता हुआ समंदर का इलाका है, तो जाहिर सी बात उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई आकर हम पर चढ़कर कुछ कर लेगा, इस बात को अपने ख्वाबों और ख्यालों से निकाल दें। इनका नाम है ईरान की नेवी के कमांडर का रियर एडमिरल शाहराम ईरानी।
इन्होंने ये बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी नेवी पूरी तरीके से तैयार है। जितने साजो सामान हमें किसी को पानी पिलाना है, धूल तो क्या चटाएंगे समंदर में, खारा पानी चटाने के काम आने वाले जितने भी साजो सामान हैं वो हमारे पास हैं। सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई कैसे समंदर में धूल चटाएगा। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो फ़लस्तीन का एक संगठन है, रेजिस्टेंस मूवमेंट है, हमास से भी पुराना है, उनका जो कैदी फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के जो डिटेनीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो लीडर्स हैं आईएफ के प्रिजन में, इजरायली जेलों में, उनका कत्ल हो सकता है और ये बहुत एक तरीके से प्लान तरीके से अंजाम दिया जाएगा ताकि वो एक्सीडेंट या बीमारी लगे। इसके बारे में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अल मायदीन में छपी है। फुर्सत मिली तो पूरी रिपोर्ट बताऊंगा, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होती हैं बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन हेडलाइन आपके लिए काफ़ी है कि अभी कई और इजरायली बड़े प्रोमिनेंट चेहरे जो किसी के लिए टेररिस्ट हैं और फ़लस्तीनियों के लिए मूवमेंट फाइटर हैं, वो अपनी जान इजरायली जेलों में गंवा सकते हैं। अल मायदीन की खबर है कि 1400 ट्रक एड से भरे हुए खड़े हुए हैं इजिप्ट के बॉर्डर पर और उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। जबकि कल रात मैंने आपको अपने 10 बजे के शो में बताया था, जो कभी कभी 10:30 भी आ रहा है टेक्निकल वजहों से, कि भैया 22 लाख लोग, UNRWA की रिपोर्ट थी, अल जजीरा के हवाले से दिखाई थी, 22 लाख लोग, गजा की पूरी आबादी भूख और प्यास से तड़प रही है। अगस्त में बहुत कम राशन पहुंचा है। 1400 ट्रक यहां खड़े हुए हैं, क्रॉसिंग पर वेट कर रहे हैं गजा में एंट्री का, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिल रही। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने यह कहा है कि इन ट्रक्स को इजरायली फौज की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। इजिप्शियन सिटी राफा में ये सब खड़े हुए हैं, बताइए, और इनमें माल रखा हुआ सड़ जाएगा, फिर जाने देंगे क्या पता। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में रियाद में एक जीसीसी की मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही थी। जीसीसी के तमाम मेंबर ममालिक थे। रूस के तरफ से, अब पुतिन तो हर कहीं जा नहीं सकते क्योंकि उनके खिलाफ वॉर क्राइम के वारंट हैं, तो रूस के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव गए हुए थे। उन्होंने उस मीटिंग से अलग सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। काफ़ी अहम मुलाकात हुई। इसको हर अखबार ने लगभग खबर अपनी बनाया और ये बताया जा रहा है इसमें मिडिल ईस्ट को लेकर, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त एस्केलेशंस हैं उनको लेकर और फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर और इसके अलावा कई अहम ममालिक को लेकर बहुत ही सीरियस डिस्कशन हुआ। रशिया का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है और रशिया की तरफ पूरा मिडिल ईस्ट इसलिए भी देख रहा है क्योंकि वो एक मुद्दत से अमेरिका के जो कब्जे में है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस में, उसमें छटपटा रहा है, उस छटपटाहट से बाहर निकलना चाहता है। अब फिलहाल इस मुलाकात में क्या हुआ ये सामने नहीं आ सका, बस अंदाजे लगाए गए कि बहुत अहम बातचीत हुई है। जल्दी जल्दी कुछ और हेडलाइंस, ये कि सऊदी अरब ने 13 साल के बाद दमिश्क में अपनी एम्बेसी खोली है। सीरिया में ताल्लुकात ख़राब हुए थे, सीरिया में एक खाना जंगी चल रही थी। अब 13 साल बाद सऊदी अरब की वापस एम्बेसी का सीरिया में खुलना इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट में जो अरब ममालिक हैं, एक ज़ुबान बोलने वाले, उनमें नॉर्मलाइजेशन हल्के हल्के आ रहा है। सऊदी अरब की तरफ से भी कहा गया है कि हम अपनी ब्रदरली स्टेट सीरिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से और संजीदगी से आगे बढ़ाने के तरफ काम कर रहे हैं। अब रूस से जुड़ी दो खबरें। यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये रूस के RT न्यूज़ में छपी इस खबर में दावा किया गया है और ये रूस की सरकार की तरफ से दावा किया गया है। RT न्यूज़ ने लिखा है यूक्रेन को बहुत तगड़ा नुकसान कुर्स्क में हुआ, जहां उसने 11,400 फौजी अपने गंवा दिए। पिछले महीने कुर्स्क रीजन रूस का, उसमें यूक्रेन ने इन्वेड किया था, वो अंदर आ गए थे, बहुत खुशी थी कि हमने रूस के इलाके कब्जाए, लेकिन असल में लगता है कि वहाँ रूस ने ही, पुतिन ने ही एक जाल बिछाया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, और उसके बाद 11,400 फौजियों को मारने का दावा किया है। यही नहीं, कहा है कि उनके जो मिलिट्री के साजो सामान हैं, हार्डवेयर्स हैं, उनकी 1,000 यूनिट हमने उड़ा दी हैं और इन 1,000 यूनिट्स में 89 टैंक हैं, 42 इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं, 74 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, 635 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, 371 कार हैं, 85 आर्टिलरी पीसीज हैं,
24 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं और हिमार्स सिस्टम भी हैं। ये सब हो रहा है। यूक्रेन में जो अटैक हुआ पूरी तरीके से नाकाम यूक्रेन का हो गया, ये रूस कह रहा है, और कुर्स्क रीजन में सिचुएशन रूस के अंडर कंट्रोल है। आज की तास न्यूज़ में जो खबर है, रूस का तास न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 240 फौजी मारे गए, 13 व्हीकल्स आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हुए हैं और 11 टैंक रूसी फौज ने उड़ा डाले हैं। हेडलाइन शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं ये शो आपको पसंद आया होगा। कभी कभी मैं जज्बाती होकर आगे निकल जाता हूं तो इंसान समझकर माफ़ कर दीजिएगा, वरना मैं कोशिश करता हूं कि बस खबर से चिपका रहूं, आपको खबर दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग खबर सुनने आए हैं। खबर फैक्ट के ज़रिए देता हूं, हेडलाइन के ज़रिए देता हूं। 9 से 10 सितंबर में ही सारी हेडलाइंस हैं, चूँकि दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग टाइम जोन है। हमारे यहाँ 10 हो गई होती है, कहीं 9 होती है, तो इस पर कभी बहस में ना पड़िएगा। शुक्रिया, सलामत रहिए।